हेलो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का 5वां यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नैतिक और संवेगात्मक विकास को लेकर के बात करेंगे। 12 नंबर का यूनिट है। निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे, छोटे प्रश्न भी यहाँ से बनेंगे और रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नैतिक और संवेगात्मक विकास को लेकर के। डिटेल से डिस्कस करेंगे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। 12 नंबर का ये यूनिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नैतिक और भावनाओं की आधारशिला को लेकर के, परिचय को लेकर के हम बात करते हैं। संवेग और नैतिकता को लेकर के हम बात करें तो एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक विकास के साथ साथ उसके इमोशन, उसके भावनाओं का, उसके सही गलत की समझ का भी विकास होना, डेवलपमेंट होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। बात करें संवेगात्मक विकास को लेकर के तो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, अपने भावनाओं को समझना, परिस्थितियों के अनुसार उन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये भी जरूरी है संवेगात्मक विकास। नैतिक विकास की हम बात करें, मोरल डेवलपमेंट की, तो समाज के नियमों के अनुसार सही है या गलत है, व्यवहार में अंतर करने की क्षमता भी विकसित करना, सही और गलत के बीच फर्क करना भी जरूरी है। इस इकाई के प्रमुख जो सिद्धांतकार हैं, पियाजे और कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन वॉल्वी ने लगाव सिद्धांत प्रतिपादित किया। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है और मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है। तो ये सिद्धांतों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से आपको समझना है सारी बातें। इसके बाद में बात करें संवेग की उत्पत्ति और शारीरिक प्रभावों को लेकर के, तो सबसे पहले उत्पत्ति को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो उत्पत्ति है, संवेग की उत्पत्ति अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, टू बी एक्साइटेड। परिभाषा को लेकर के हम बात करें तो संवेग व्यक्ति की वह उत्तेजित दशा है, अवस्था है, जिसमें वह बाह्य और आंतरिक व्यवहार, एक्सटर्नल और इंटरनल जो बिहेवियर है वो उसका बदल जाता है। जैसे डरने पर पसीना आना, हृदय गति बढ़ जाना, तो ऐसे एक स्थिति के साथ में और कोई स्थिति भी प्रभावित होना, तो बाह्य और आंतरिक जो व्यवहार है उसमें एक साथ परिवर्तन हो जाना, बदल जाना, तो ये यहाँ पर संवेग कहलाएगा। विद्वानों के क्या मत रहे हैं संवेग के बारे में, तो पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, जिसमें उन्होंने कहा है संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। आंतरिक समायोजन इन्होंने बताया और व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए भी कार्य करता है। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा रही। किम्बल यंग ने क्या कहा है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है। ये किम्बल यंग का कहना है। तो दोनों परिभाषाएं आप ध्यान रखें। संवेग की विशेषताओं को लेकर के बात करें तो तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है कि एक व्यापक संवेग क्या है, व्यापक कॉम्प्रहेंसिव है, हर प्राणी में पाया जाता है। व्यक्तिक, हर व्यक्ति में हर व्यक्ति में इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग रहती है। स्थानांतरण को लेकर के बात करें तो संवेग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस का गुस्सा घर पर निकालना, तो ऐसे स्थानांतरण भी हो जाता है संवेगों का। तो तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं आपने ध्यान से समझ ली। अब हम बात करते हैं मैकडूगल का जैविक दृष्टिकोण, मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में। मैकडूगल ने क्या कहा है इस बारे में बात करेंगे। आपसी संबंध को लेकर के पहला बिंदु है, मैकडूगल ने संवेग सीधे तौर पर हमारी मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। मूल प्रवृत्ति व्यवहार का आधार है और संवेग इस व्यवहार की अनुभूति है, ऐसा कहना है मैकडूगल का। मैकडूगल की तालिका, मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। प्रमुख जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रमुख मूल प्रवृत्तियों में पलायन जब कर रहा है तो डर या भय लगने से भागना। भोजन प्राप्ति के लिए तो भूख लगेगी तो भोजन प्राप्ति। सामूहिकता के लिए कौन सा संवेग रहेगा, एकांत से बचने के लिए सामूहिकता में जाएगा। जिज्ञासा के लिए बात आती है तो आश्चर्यजनक हो गया। पुत्र कामना तो वात्सल्य। आक्रामकता तो क्रोध आएगा तो आक्रामक होएगा। तो मूल प्रवृत्ति के साथ में कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो ये महत्वपूर्ण कुछ थे जो हमने पढ़ लिया है। रीट की तैयारी आप जब आप करेंगे, साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलना है और पात्रता तैयारी के साथ में आप इनको वहाँ पर और अच्छे से और डिटेल में पढ़ पाएंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में अपने जो BSTC फर्स्ट ईयर के एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हीं को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो शॉर्ट में ही हम बात कर रहे हैं। इसको संवेगों के निर्माण को और उन पर नियंत्रण को लेकर के हम बात करें तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले उन्हीं को लेकर के बात करते हैं। तो तीन कारक आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। एक तो आयु और परिपक्वता प्रभावित करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा अपनी भावनाओं और आत्मनियंत्रण करना, सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है। अनुभव को लेकर के एक्सपीरियंस आता है तो समाज से मिलने वाले अनुभव बच्चे के संवेगों को दिशा देते हैं। वातावरण भी प्रभावित करता है तो पारिवारिक, आर्थिक, विद्यालय का माहौल संवेगात्मक विकास तय करता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। नियंत्रण की विधियों को लेकर के हम बात करें तो अध्यावसाय बच्चे को रचनात्मक और व्यस्त कार्यों में लगाना,
प्रतिगमन तनाव को अप्रत्यक्ष रूप से हल्का करना, जैसे खिलौने तोड़ करके गुस्सा निकालना। शमन अप्रिय और दुखद प्रसंगों को जानबूझ करके भूलने का प्रयास करना। अभिव्यक्ति मार्गांतरण तो संवेगों को समाज द्वारा स्वीकार सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। ये सारी बातें हैं कि जो सारे अनकंट्रोल्ड चीज़ें हैं उनको एक दूसरी दिशा दे करके उनमें कंट्रोल लाना और उनको बैलेंस करना। ये आप नियंत्रण की विधियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करें संवेगों से व्यक्तित्व और आत्म प्रत्यय के निर्माण को लेकर के। व्यक्तित्व और आत्म प्रत्यय का निर्माण, सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व को लेकर के। तो यहाँ पर समझना है कि अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है वेश बदलना या मुखौटा या मास्क। यह व्यक्ति के रूप, गुण और प्रवृत्तियों और सार्थकता इनमें सामर्थ्य का एक विशिष्ट संगठन है। और ये मास्क की तरह आप इसे कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो वो क्या रहता है, एक पर्सोना, एक मुखौटे शब्द से आई है। इसके बाद में बात करें व्यक्तित्व। व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण के दो प्रकार हैं। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण तो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के गुणों या योग्यताओं और शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी छवि बना लेना, और स्वयं की योग्यताओं, कमजोरियों और गुणों के बारे में अपनी खुद की स्पष्टताई बना लेना। तो ये दो टाइप से आपको ध्यान रखना है। आत्म प्रत्यय की बात जब आती है तो आत्म प्रत्यय में ध्यान रखना है कि स्वयं के प्रति धारणा, अपने गुण, अपनी योग्यता, अपने व्यवहार के बारे में स्वयं का मूल्यांकन। तो ये आत्म प्रत्यय में कुछ बातें आ जाती है। खुद को मिरर में देख करके अपने बारे में थॉट्स बनाना, तो ये आप एग्जांपल से, क्रिएटिव के माध्यम से समझ पा रहे हैं अच्छा से। इसके बाद में बात करें फ्राइड को लेकर के, तो फ्राइड ने अचेतन मन और नैतिकता के आंतरिकरण के लेकर के बात करी। तो इसमें मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई है कि बच्चों में जन्मजात और आक्रामक प्रवृत्तियां होती हैं, जिन्हें फ्राइड ने इदम या इड कहा है, आईडी कहा है। तो जो इदम है वो क्या है, बच्चों में जन्मजात और आक्रामक प्रवृत्ति होती है। नैतिकता का उदय, राइज ऑफ मोरालिटी, तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार बच्चे में वास्तविक नैतिक विकास पर अहम सुपर ईगो के जागृत होने के कारण होता है। और आंतरिक जो प्रक्रिया रहती है, समाज और माता पिता के नियमों निषेधों से बच्चा धीरे धीरे अपने भीतर उनको उतार लेता है, और आंतरिकरण उसको कहेंगे। मानकों को स्वीकार कर लेने से बच्चा नैतिक पूर्ण रूप से व्यवहार करना सीख जाता है, जिससे वह भविष्य में आत्मदंड, चिंता और अपराध बोध से बच जाता है। और ये इस प्रकार से सारणी को लेकर के आप लोग समझे कि आंतरिकरण में क्या रहता है, पर अहम सुपर ईगो रहेगा, अहम ईगो रहेगा, और एकदम तो नीचे से ऊपर की ओर। ये इस प्रकार से ये 3 चरणों में बटा हुआ रहता है, जो कि आप रीड की तैयारी के दौरान भी इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर भी। एरिक्सन को लेकर के बात करें तो जीवन पर्यंत चलने वाली मनोसामाजिक संघर्ष प्रक्रिया को लेकर के इन्होंने बताया। सिद्धांत का आधार क्या था इनके, एरिक्सन का सिद्धांत जीवन भर चलने वाली मनोसामाजिक, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशियल संकटों और उनसे मिलने वाली शक्तियों पर आधारित है। इसकी पहली अवस्था क्या है, इसकी पहली अवस्था है आस्था बनाम अनास्था, तो जन्म से 1 वर्ष तक। और इसकी 5वीं अवस्था है पहचान बनाम संशय, तो ये 12 से 18 वर्ष तक। तो इस तरह से 5 अवस्थाएं इसकी है, जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने बता दी है, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बात करें महत्वपूर्ण को लेकर के, आस्था क्या है, तो उचित स्नेह और देखभाल मिलने पर बच्चे में आशा, होप का गुण विकसित होता है। अनास्था क्या है, बच्चे को रोते बिलखते छोड़ करके समाज के प्रति गहरा अविश्वास पैदा होता है। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखेंगे। और जो पहचान बनाम संशय है, पहचान बनाम संशय है, इसमें ध्यान रखना है कि यह किशोर अवस्था, एडोलेंसेंस, किशोर खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी की दिशा क्या है। सफलतापूर्वक अपनी पहचान खोजने पर कर्तव्य परायणता का गुण उत्पन्न होता है, और असफल होने पर जीवन में भ्रांति, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे महत्वपूर्ण तौर पर। इसके बाद में एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना और सीमाओं को लेकर के भी महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, जिसमें जो छठी अवस्था है इसकी, वो आत्मीयता बनाम अकेलापन को लेकर के है, 20 से 30 वर्ष की उम्र में। तो इसकी सीमाओं को लेकर के बात आती है कि यह प्रारंभिक वयस्क अवस्था है। व्यक्ति दूसरे के साथ में घनिष्ठ घनात्मक व्यवहार संबंध बनाता है। जो लोग घनिष्ठता नहीं बना पाते हैं, वे सामाजिक रूप से अलग होकर के अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। सिद्धांत का मूल्यांकन को लेकर के बात करें तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा पहचान, आइडेंटिटी के संप्रत्यय को किशोरों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आलोचना इसकी क्या हुई है कि अवस्थाएं जरूरत से ज़्यादा कठोर और सख्त हैं। महिलाओं के संदर्भ में अक्सर पहचान से पहले घनिष्ठता की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है, जो कि एरिक्सन के क्रम को चुनौती देते हुए रहती है। इसके बाद में बात करें बोल्बी को लेकर के, जॉन बोल्बी का जो सिद्धांत है, इसमें 1958 की बात आती है कि इनके अनुसार लगाव, अटैचमेंट का गहरा इनका भावनात्मक संबंध है, जो कि पालन पोषण पर निर्भर करता है। जो इनका गहरा भावनात्मक संबंध है
वो अटैचमेंट पे, लगाव पे निर्भर है और पालन पोषण पर निर्भर है। लगाव के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो सुरक्षित, संरक्षक के पास में होने पर बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, अपने माता-पिता के पास सुरक्षित महसूस करता है। और उभयमुखी की बात आती है तो संरक्षक के जाते ही बच्चा अत्यधिक व्याकुल और असामान्य व्यवहार करता है, तो उभयमुखी व्यवहार वाला है। उपेक्षित तो शिशु पालक से दूर रहता है, परिचित और अपरिचित व्यक्ति में भेद नहीं कर पाता है, तो ये सारे बात आप ध्यान रखेंगे। और जो लगाव निर्माण की 4 अवस्थाएँ हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि पहली जो अवस्था है वो पूर्व लगाव, प्री अटैचमेंट अवस्था है, 0 से 6 सप्ताह के लिए, जिसमें रोना, मुस्कुराना जैसे काम। 6 से 8 महीने में चेहरा पहचानना शुरू कर देगा बच्चा, लगाव निर्माण होना शुरू हो जाएगा। पूर्ण लगाव हो जाएगा, जिसमें 8 माह से 2 वर्ष तक की आयु में अलग होने पर गहरी चिंता होने लगेगी बच्चे को। और 2 वर्ष से ज़्यादा होने पर भाषा के माध्यम से अपनी बात कह पाएगा, बोलना शुरू कर देगा। प्रतिक्रिया निर्माण वाला जो अवस्था है, ये आ जाने वाली है। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कैसे-कैसे लगाव का उसका निर्माण हो रहा है, तो वो बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद में पियाजे को लेकर के बात करें तो कंचे के खेल से स्वायत्त नैतिकता तक। अवलोकन का आधार क्या है? पियाजे 1932 ने 4 से 12 वर्ष के पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा और उनके नियम बनाने और सजा देने के नजरिए का गहराई से अध्ययन किया। पियाजे की नैतिकता विकास की 2 अवस्थाएं हैं, एक तो पर आयत नैतिकता और एक स्व-आयत्त नैतिकता। पर आयत्त नैतिकता क्या कहती है कि 2 से 8 वर्ष तक होती है। एक तो नियमों की प्रकृति क्या है कि नियम निरपेक्ष हैं, कठोर हैं और अपरिवर्तनशील है। सत्ता इसमें अथॉरिटी किसके पास रहती है? तो नियम बाह्य सत्ता, माता-पिता, शिक्षक द्वारा थोपे गए नियमों को ही ये फॉलो करते हुए चलते हैं। न्याय क्या, गलती होने पर तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तो ये बात इमीडिएट इसमें जस्टिस मिलता है। तो पर आयत नैतिकता हो गई। इसके बाद में बात करें स्वायत्त नैतिकता को लेकर के, तो ये 9 से 11 वर्ष की आयु तक के लिए है। और इसमें नियमों की प्रकृति क्या है कि नियम लचीले होते हैं, बदले जा सकते हैं, सुविधा और सहमति से इनको बदला बदला जा सकता है। सत्ता को लेकर के बात करें तो नियम एक सामाजिक अनुबंध है जो कि आपसी सहमति पर आधारित होते हैं। न्याय को लेकर के बात करें तो सजा से पहले कार्य के पीछे के इरादों और परिणामों को देखना चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है स्वायत्त नैतिकता में, ये काफ़ी लचीली है। तो ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कोहलबर्ग को लेकर के। कोहलबर्ग नैतिक तर्क के 3 मुख्य स्तर इन्होंने बताए हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें इनके आधार को लेकर के, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 20 वर्षों तक बच्चों के साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रयोग करके यह जाना है कि वे सही है या गलत है निर्णय कैसे लेते हैं, सही या गलत का निर्णय कैसे लेते हैं। तो निर्णय करने की क्षमता को जो आकलन है वो कोहलबर्ग ने किया। कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन को 3 मुख्य स्तरों, 3 लेवल्स में बांटा है और इसके अंतर्गत 6 चरणों, 6 स्टेज में इनको विभाजित किया है। अब पहला चरण क्या है? रूढ़ि पूर्व अवस्था। तो नैतिकता और बाहरी सजा और पुरस्कार पर पूरी तरीके से निर्भर करती है, तो कि पुरस्कार क्या मिलेगा। रूढ़ि जो पुरानी जो अपने प्रथा चली हुई आ रही है, तो उनको फॉलो करते हुए। और रूढ़िगत अवस्था को लेकर के दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा स्तर क्या है कि नैतिकता समाज के बनाए गए नियम, कानून और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने पर निर्भर करती है। जो तीसरा स्तर है इसका, जो रूढ़िवादी से ऊपर उठ करके, तो इसमें नैतिकता व्यक्तिगत विवेक, अंतरात्मा की आवाज और सार्वभौमिक मानव अधिकारों पर निर्भर करती है। बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, तो ये 3 स्तर आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 क्रमिक चरणों को लेकर के डिस्कस करें, तो यहाँ पर जो चरण आता है, पहला पहला चरण है कि दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता में सजा से बचने के लिए बड़ों की बात मानना। दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरा चरण है बराबरी का लेन देन। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो किसमें है? रूढ़ी पूर्व अवस्था में, प्री कन्वेंशियल एज में। और उसके बाद में रूढ़िगत जो स्तर आता है, उसमें आता है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, दूसरों की नज़रों में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए सही काम करना। चौथा जो चरण है इसका, सामाजिक अवस्था। समाज अच्छे से चले उसके लिए कानून और नियमों का बिना प्रश्न किए पालन करना, तो समाज के अनुसार चलना। तो ये 4 अवस्थाएं, 4 चरण यहाँ पर हो गई, 2 अवस्थाएं। जो तीसरी अवस्था है इसकी रूढ़ी से ऊपर उठ करके, तो पांचवा बिंदु क्या कहता है कि सामाजिक अनुबंधन की बात आती है कि नियम लोगों की भलाई के लिए है, अगर कानून गलत है तो उसे बदलना चाहिए। छठा बिंदु क्या कहता है? सार्वभौमिक नीति परख। तो इसमें क्या कहता है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, मानवता की रक्षा के लिए नियम तोड़ना भी सही है। तो रूढ़ी से ऊपर उठ करके पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पर आ जाता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर 2-3 ऐड हो गए हैं, तो इनको आप लोग इग्नोर करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपको इस 5 यूनिट में ध्यान में रखने हैं, जरूर से याद कर लेने हैं। इसमें देखिए क्विक रिवीजन ही कर लेते हैं। संवेग की बात आती है तो लेटिन शब्द इमोवियर उत्तेजित होना से ये सीधे मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है।
मैकडूगल को लेकर के बात करें तो 14 मूल प्रवृत्तियां, उदाहरण पलायन का, भय से, आक्रामकता का, क्रोध से, तो ऐसा संबंध आपको ध्यान रखने हैं। आत्म प्रत्यय को लेकर के बात करें तो स्वयं की योग्यताओं, व्यवहार और कमजोरियों के प्रति अपनी खुद की धारणा बना लेना। फ्राइड को लेकर के बात करें तो नैतिक विकास पर अहम या ईगो के जागृत होने और समाज के नियमों के आंतरिकरण से होता है। एरिक्सन को लेकर के हम बात करें तो एरिक्सन ने जीवन काल का सिद्धांत दिया। प्रमुख चरण इसमें आस्था बनाम अनास्था, पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष, और जो आस्था बनाम अनास्था है वो 0 से 1 वर्ष। तो एरिक्सन का नाम ध्यान रखेंगे। बोल्बी को लेकर के बात करें, जॉन बोल्बी ने लगाव सिद्धांत दिया। 3 प्रकार, सुरक्षित, उभयमुखी और उपेक्षित, पालक से दूर रहना। तो ये सारी बातें बोल्बी के लिए ध्यान रखना है। और पियाजे को लेकर के बात करें तो कंचे के खेल को देख करके बच्चों को फिर वो पर आयत कठोर नियम 2 से 8 वर्ष थे, और बनाम स्वायत्त यानी कि लचीले नियम 9 से 11 वर्ष तक के लेकर के हमने पढ़ा। तो पीएचडी का नाम भी आप ध्यान रखें। और बात करें कोहलबर्ग को लेकर के तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 मुख्य चरण दिए, 6 चरण, 3 मुख्य अवस्थाएं, 3 मुख्य स्तर और 6 चरण दिए हैं, दंड से लेकर के सार्वभौमिक मानवता तक। तो ये सारी बातें हमें इस 5 यूनिट में जरूर से ध्यान में रखनी है। और अगर आप इनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो रीट पात्रता की तैयारी भी आपकी हो पाएगी। वहां पर भी सारे ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, सिलेबस साइकोलॉजी वाला। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इस यूनिट में किस प्रकार के, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। संवेग शब्द का अर्थ, उसकी उत्पत्ति और क्रो एंड क्रो की परिभाषा। मैकडूगल के अनुसार किन्हीं 4 प्रमुख प्रवृत्तियों, मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े हुए संवेगों की तालिका बनाइए। व्यक्तित्व और आत्म प्रत्यय से क्या आशय है, संवेग नियंत्रण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाओं को समझाइए और उनका मूल्यांकन करिए। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की 2 अवस्थाओं, आयत पर आयत और स्वायत्त की तुलनात्मक वर्णन करो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तरों और 6 चरणों को विस्तार से स्पष्ट करिए। तो ऐसा तमाम प्रश्न आपको इस 5 यूनिट के लिए ध्यान में रखने हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फर्स्ट पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें। वहां से आपको सभी यूनिट, सभी चैप्टर्स क्रम वाइज और बहुत शॉर्ट तरीके से, कम समय में, कम एफर्ट्स में आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत ठीक तरीके से कवर कर पाएंगे। ऐसी बातें सारी आपको ध्यान में रखनी है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। प्लेलिस्ट से आप सारे पेपर्स को देख करके अच्छे से तैयारी अपनी कर ही पाएंगे। जल्दी जल्दी आपके सिलेबस के और सारी जो पेपर्स हैं उनके भी शॉर्ट शॉर्ट इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले जाएंगे चैनल पर, जिनसे कि आपकी कम समय में अच्छी एग्जाम की तैयारी हो जाने वाली है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।